नमस्कार साथियों। फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट एफसीआई सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपनी दिसंबर माह में संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी होने जा रही है, जिसका पेपर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में है। तो आप सबके लिए फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट यानी एफसीआई एक फुल लेंथ की मेजर टेस्ट लेके आया है, जिसको सितंबर माह में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी आपने तैयारी की है, आपने अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज लगा रखी है, आपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं अब तक, तो आप सभी के लिए एक बार अपने अंतिम दिनों में तैयारी को परखने के लिए फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी बेस्ट और आरपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है। यह टेस्ट सीरीज हमारी सितंबर माह में शुरू होगी। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की क्या खासियत है? इस टेस्ट सीरीज में आपको 5 टेस्ट 20% सिलेबस के हिसाब से होंगे, यानी प्रत्येक में 20% सिलेबस आएगा। ऐसे हम 5 टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, जो कि 10-10 दिन के अंतराल में होंगे। ऐसे हम सेट कर रहे हैं कि आपको कम से कम 10 दिन का हम टाइम दें। पूरी डिटेल में हम हमारे जो कब कब हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल को हम जल्दी ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। यदि कोई साथी नया है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो 20% सिलेबस के हिसाब से हम 5 टेस्ट पेपर बना रहे हैं। जब हमारे पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, 20-20% के हिसाब से हम पूरा एक बार पढ़ लेंगे, तो फिर हम 3 मेजर टेस्ट जो कि बेहतरीन क्वालिटी के रखे जाएंगे, पूरे राजस्थान में रखे जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगे। तो हम 3 फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे उसके बाद, जो कि एग्जाम के भेद करीब कराएंगे, यानी एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले करवाएंगे। उसके बाद में यदि कोई साथी, ये पेपर सेकंड की योजना है। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट। जो भी साथी पेपर फर्स्ट को भी अलग अलग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना 100% कवर कर चुके हैं या फिर करने वाले आगामी दिनों में, उन सब के लिए हम पेपर फर्स्ट के भी 3 टेस्ट फुल लेंथ के करवाएंगे। ये भी 3 टेस्ट पेपर है, वो फुल लेंथ के होंगे। ये आपने जो भी अलग अलग सोर्स से कहीं से भी आपने आज तक जितने भी टेस्ट पेपर दिए हैं पेपर फर्स्ट के लिए, अंतिम दिनों में आपको तैयारी को परखने के लिए एक बेहतरीन टीम फैकल्टी के द्वारा ये पेपर तैयार होंगे। तो कुल मिला के हमारी टीम के द्वारा आपको टोटल 11 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रत्येक टेस्ट ऑनलाइन 31 रुपए में रहेगा। बहुत ही नॉर्मल रेट। मेरे को ऐसा लगता है इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इसमें देखा जाए तो हमारी पूरी मेहनत आपको निःशुल्क मिलेगी। सिर्फ हमारा जो कॉस्ट, जो बनाने का खर्चा आ रहा है, हम उसी पे उतने ही रुपए चार्ज आपसे ले रहे हैं। और ऑफलाइन 51 रुपए में मिलेगा आपको। प्रत्येक टेस्ट आपको 51 रुपए ऑफलाइन में मिलेगा और 31 रुपए आपको ऑनलाइन में उपलब्ध रहेगा। इसके साथ में यदि कोई बच्चा एक साथ सारे टेस्ट लेना चाहे, तो उसको 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। देखो, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन एक गारंटी देता हूं मैं आपको, ये सस्ती भी है और क्वालिटी वाली भी टेस्ट सीरीज निकलेगी। यानी आपको अंतिम दिनों के लिए रामबाण साबित होगी। यदि किसी साथी ने अंतिम दिन में यहां से आपने टेस्ट पेपर लगा लिए और उसका साथ में हमारा सॉल्यूशन भी देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में हूबहू वैसे के वैसे क्वेश्चन छपेंगे। और यदि कोई साथी हमारे कंसेप्ट को अपने नोटबुक में नोट कर रहा है, यदि कोई कहीं मिस हो रहा है उसको उनको नोट कर रहा है, तो गारंटी देता हूँ आपके केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। अपने 70% यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने सिलेक्शन की रेस में है। क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट में सीट कम है, इसलिए हम 70% का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो जो भी साथी हमारे टेस्ट सीरीज में 70% लेके आ रहा है, वो निश्चित रहे कि उनका फाइनल, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट हो चाहे जनरल एजुकेशन हो, दोनों में सिलेक्शन होना निश्चित है। तो यदि कोई साथी एक साथ सारे टेस्ट ले तो उनको 20% की हम अतिरिक्त छूट भी देंगे। इसके साथ में ये जो जितने भी पेपर हमारे डिजाइन हो रहे हैं, वो संस्कृत डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के डिजाइन हो रहे हैं। क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो उन सब के लिए हम एक आरपीएससी पैटर्न पे टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी नए हैं, जिन्होंने अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, उम्मीद करता हूं उनकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो आप यदि सबकी टेस्ट सीरीज दे चुके हो, एक बार आप हमारी टेस्ट सीरीज दो।
आपको क्वालिटी अलग ही नजर आएगी। तो आज बात करेंगे हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की, जो कि हमारा टेस्ट पेपर कौन सा होता, 9 नंबर का टेस्ट पेपर हुआ था, उनके केमिस्ट्री सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पात्र से 10 मिनट में 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस वितरित होती है, समान समय में O2 की कितनी मात्रा विस्तृत होगी। जब भी इस तरह के आपको रेट के क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है, ग्राम का नियम बताता है। तो ये किसका नियम बताता है, ग्राम का नियम। ग्राम का नियम। अब ग्राम का नियम क्या बोलता है, ग्राम का नियम ये बोलता है कि दर, विसरण की दर, पूरा लिखो तो आप ऐसे लिखो, विसरण की दर ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/रूट के अंदर डी, डी बोले तो डेंसिटी, या 1/रूट के अंदर वेपर डेंसिटी, या फिर 1/रूट के अंदर मोलिकुलर मास। ठीक है। अब देखो हम डी को कैसे लिखेंगे, हम विसरण की दर आर प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर एम, ये देखो मोलिकुलर वेट, एम बोले तो अणु भार के, तो देखो R1/R2, ये ऐसे लिखेंगे तो हम क्या होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्सली है तो ऊपर M2 आ जाएगा, M2/M1, हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया। हमें देखो 10 मिनट में समान समय दिया हुआ है, इसलिए मिनट का कोई रोल नहीं रहेगा। यदि समान समय नहीं होता तो हम मिनट का रोल करते, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करते। देखो समान समय में ये क्या बोल रहे हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस वितरित होती है, तो R1 यानी रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2 ग्राम। हमें क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ ऑक्सीजन बतानी है, तो देखो R of H2, R of H2 का मतलब हो गया R of H2/R of O2 इक्वल्स टू M of O2/M of H2। R of H2 2 ग्राम है, ये हमें निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। M of O2 32 होता है, और हाइड्रोजन का हमें पता है मोलिकुलर वेट 2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 16 आ जाएगा। रूट 16 की वैल्यू हमें पता है 4 होती है, तो 2/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/4 यानी 0.5 ग्राम। ए ऑप्शन। ठीक है, ये जनरल सा क्वेश्चन है जो ग्राम के नियम पे चलता है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया है। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 मिनट में 50 मिलीलीटर एक छोटी सी दर से विस्तृत होती है, 40 मीटर O2 के विसरण के लिए आवश्यक समय है। यहाँ पे ये K की जगह H2 है। 20 मिनट में H2 50 मिलीलीटर एक छोटे छिद्र से विस्तृत होती है, तो 40 मिलीलीटर में O2 के विसरण के लिए आवश्यक समय है। तो देखो हमें पता है रेट, अब रेट का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या, dx/dt, और ये हमें पता है कि रेट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर वेट के। तो देखो dx/dt1 अपॉन dx/dt2, ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट के अंदर M2/M1। ठीक है। अब dxt1, 1 ये हाइड्रोजन को बता रहा है, आप यहाँ पे लिख लो, 1 किसको बता रहा है, हाइड्रोजन को, 2 किसको बताएगा, अपन को ऑक्सीजन को बताएगा। तो देखो 50 मिलीलीटर, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई, 50 मिलीलीटर, टी कितना दिया हुआ, 20 मिनट, तो 50 मिलीलीटर कितने मिनट में, 20 मिनट में, अपॉन 40 मिलीलीटर हमें एक्स दिया हुआ है और हमें टी निकालना है, तो हम टी इसको मान लेते हैं ऐसे, बराबर M2, M2 का मतलब O2, O2 का वेट कितना होता है, 32 मोलिकुलर वेट, अपॉन H2 का कितना होता है, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 16, 16 रूट के अंदर 16 बराबर 4 आ जाएगा। अब देखो इनको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि 50/20 इंटू 40 इंटू ये ऊपर चला जाएगा टी, बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 0 से 0 चला गया, तो अब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बराबर आ जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 2/5, 5×8 40, 8 चौक 32 और 2 64, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 64 मिनट, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे दोनों क्वेश्चन ग्राम के नियम पे, ग्राम के नियम के अनुसार रेट होता है वो हमें 3 तरह से निकाल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी यानी घनत्व है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाष्प घनत्व है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुभार। इसके अलावा हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt, यानी विसरण की दर कितने
ml में वॉल्यूम में भी आ सकता है, या फिर आपको सीधे दर भी पूछ सकता है अपॉन कितने मिनट में यानी टाइम। तो dx अपॉन dt ये ml में भी आ सकता है, ये अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो सीधा ग्राम में भी आ सकता है, यानी कैसे भी दे सकता है इसको, ठीक है। और t अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में पूछेगा। तो आप उम्मीद करता हूँ ये एक नंबर और दो नंबर दोनों ग्राम के नियम से ये दोनों आप अब सही कर सकते हो। अब बात करेंगे 3 नंबर की। वह ताप जिसके ऊपर गैस दाब के अधिक परास में आदर्श गैस नियम को पालन करे कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस आदर्श गैस का नियम करे उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप। तो आप लिख लो जिस पर गैस आदर्श गैस का बिहेव करते हैं, जिस पर गैस आदर्श नियमों का पालन करती है, उनका पालन करती है, उनको क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस के लिए वंडरवाल गैस नियंत्रक ए का मान अधिकतम होगा, ए का मान अधिकतम होगा। ए हमें पता है किसको बताता है, आकर्षण को बताता है। यदि कोई गैस के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा तो उसके लिए वंडरवाल गैस नियंत्रक यानी ए का मान अधिक होगा। तो हमारे एनसीईआरटी में ए के डाटा दिए हुए, हमें उससे पता होना चाहिए कि H2 इससे पहले आता है HE, HE फिर आता है H2 का, फिर अपन बात करेंगे तो CH4 का आएगा, फिर CO2 का आएगा, फिर NH3 का आएगा और फिर H2 का आएगा। इधर नीचे जाओगे आप तो ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसमें होती है, H2O की होती है। अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी में सीधा सीधा ऐसे पूछते हैं, आपको कोई भी डाटा नहीं पूछेंगे, सीधा सीधा ये आपको 6 वैल्यू है ये पता होनी चाहिए कि सबसे कम HE, यानी HE में कोई भी आकर्षण नहीं होता है। फिर H2, फिर हमें पता है कि जो गैस जितने ज्यादा द्रवीकृत होती है उस गैस के लिए आकर्षण वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू यानी वंडरवाल गैस नियंत्रक ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो लिक्विफिकेशन यानी द्रवीकरण की क्षमता सबसे ज्यादा H2O में होते हैं, तो इसकी वजह से ए का मान अधिकतम H2O के लिए होता है। आगे बात करेंगे हम 5 नंबर। 0.5 मोल H2 गैस की 27 डिग्री पर कुल गतिज ऊर्जा। देखो आपको कहीं पर भी कुल गतिज ऊर्जा पूछ लिया जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 3/2 nRT, सीधा सीधा फॉर्मूला है। 3/2 n की वैल्यू कितनी है 0.5, r की वैल्यू देखो जूल में है तो r की वैल्यू कितनी आएगी 8.314। टेम्परेचर 27, जब भी टेम्परेचर रखो आप केल्विन में रखा करो। तो देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे हम 273 प्लस कर देंगे हम 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे जो वैल्यू आएगी केल्विन में आ जाएगी, यानी 300 केल्विन आ जाएगा। तो 300 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1870.5 जूल। ये ऑप्शन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि किसी को आ रहे हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी के कंसेप्ट मिस है, नहीं आ रहे, तो हम आप हमारी टीम यानी सुभाष सर आपको केमिस्ट्री आपके यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, हम 2nd ग्रेड की स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, आप उनमें क्लास को देखोगे तो उसके बाद में ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करोगे, बहुत इजी लगेंगे उसके बाद में। बस कंडीशन ये है कि आप हमारे से अंत तक जुड़े रहना, पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना, तो आपको बहुत ही ये जो अपने आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। तो बात करेंगे अब 6 नंबर क्वेश्चन की। देखो CMP, इसका एक ही आपको ट्रिक बता देता हूं कि MP, अब देखो ये दो नाम है, इसके ऊपर आएगा रूट के अंदर 2RT अपॉन, दो नाम है तो दो आएगा। CRMS कितना नाम है, 3 नाम है तो 3 आएगा, 3RT अपॉन M। सी बार का मतलब होता है सी एवरेज, एवरेज वैल्यू आती है वो आती है 8RT अपॉन पाई एम। देखो एवरेज अलग ही दिखेगी, दो नाम है तो ऊपर 2RT आएगा, 3 नाम है तो ऊपर 3 आएगा। हमें पूछा CMP, CMP का मतलब हो गया कि रूट के अंदर 2RT अपॉन M अनुपात सी एवरेज, सी एवरेज का मतलब हो गया रूट के अंदर 8RT अपॉन पाई एम अनुपात CRMS, CRMS का मतलब हो गया रूट के अंदर 3RT अपॉन M। देखो RT सभी में कॉपर आ रहा है, RT अपॉन M, RT अपॉन M, RT अपॉन M, ये चला जाएगा तो अपना बच जाएगा √2, फिर बच जाएगा √8 अपॉन पाई, फिर बच जाएगा √3।
तो अपने ये आंसर आना चाहिए। तो √2 √8/π √3 यानी ए ऑप्शन आएगा 6 का। तो ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि किसी को नहीं है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। कि दो नाम है मोस्ट प्रोबेबल, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। दो नाम है तो दो, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तीन नाम है तो तीन, और एवरेज अलग ही है तो अलग सा फॉर्मूला आएगा 8RT/πm आएगा। ये आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 नंबर, गैसों के मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार औसत गतिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। औसत गतिज ऊर्जा अभी मैंने बताई थी 3/2 nRT। इसका दूसरा होता है 3/2 kT। ये मोल के अंदर आता है, ये प्रति अणु आती है। प्रति अणु कितनी आ जाएगी? प्रति अणु का मतलब होता है जब R/Na, यानी ये जो मोल में है इसको Na अणु से डिवाइड करोगे, आप Na से भाग दोगे, यानी अवगाद्रो संख्या से भाग दोगे, तो इसमें आ जाएगा N/Na यानी R/Na। इसको हम क्या लिखेंगे? K लिख देते हैं। तो 3/2 kT प्रति अणु आ जाएगी। तो देखो 3/2 kT प्रति अणु, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 8 नंबर, 27 डिग्री सेल्सियस पर N2 गैस के अणु की औसत वेग 0.3 मीटर पर सेकंड है, तो किस ताप पर वेग 0.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? देखो अब देखो अणु का औसत वेग, औसत वेग को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। हमें पता है कि C एवरेज वेलोसिटी की इसका मान क्या होता है? 8RT/πm। अभी यही बताया मैंने। तो देखो हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो C एवरेज किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? रूट के अंदर T के, यही आएगा। अब देखो C1/C2 बराबर क्या आ जाएगा? P1/T2। देखो M इसलिए चेंज नहीं कर रहा, ये M पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन M एक फिक्स गैस है N2, तो इसके लिए M समान रहेगा। तो M का कोई औचित्य नहीं, हमें टेम्परेचर चेंज करने पे पूछा हुआ है। तो देखो C1 कितना दिया हुआ है? 0.3। C2 कितना दिया हुआ है? 0.6। शुरू का टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 27 डिग्री। मैंने बताया कि कभी भी डिग्री सेल्सियस हो इसको हमेशा केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करेंगे हम, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 273। इसको जोड़ दिया करो सेल्सियस में, तो आपको कितना आ जाएगा? टोटल 300 केल्विन अपॉन T2 हमें निकालना है। तो देखो ये एक दूसरे कटेगा तो 1/2, 1/2 आ जाएगा, 300/T2 आ जाएगा। दोनों तरफ आप इसकी स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 × 4 यानी 1200 केल्विन। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 केल्विन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये किस पर डिपेंड करता है, तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल दोगे। देखो 9 नंबर, बहुत उच्च दाब पर वंडरवाल समीकरण बदल जाता है। सबसे पहले हमें वंडरवाल समीकरण पता होनी चाहिए। तो वंडरवाल समीकरण क्या होती है? P + AN² / V - NB बराबर क्या होता है? nRT। यदि n मोल की बात करें और यदि 1 मोल की बात करें तो P + A/V² × V - B = RT। तो देखो आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ सब 1 मोल की बात कर रहे हैं ना, तो हम नीचे वाली इक्वेशन काम में लेंगे। देखो अब क्या बोल रहे हैं? बहुत उच्च दाब। जब दाब उच्च होगा, दाब की वैल्यू हाई होगी, तो हमें पता है कि PV बराबर होना चाहिए कांस्टेंट। तो यदि ये प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो फिर आयतन कम होगा। आयतन क्या होगा? कम होगा। देखो यदि दाब बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा है, तो मेरे को पता है ये P बहुत ज्यादा है, तो P के कंपैरिजन में ये वाला वैल्यू कम हो जाएगी। तो P + A/V², ये क्या आ जाएगा? P + A/V², ये किसके बराबर आ जाएगा? P के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब बहुत ज्यादा है, यानी 1000 + 5 करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हम P के बराबर मान लेते हैं। लेकिन हमें पता है वॉल्यूम बहुत कम है, तो इन दोनों को घटाओगे, ये वन वॉल्यूम आप मान के चलो 5 है और ये 3 है, तो ये एक दूसरे के बीच में हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इनको हटा नहीं सकते। जब भी दाब ज्यादा होगा तो उसका आयतन कम होगा, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज वैसे रहेगा। तो देखो यहां से तो P आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज रहेगी V - B बराबर क्या आ जाएगा? RT। इसको सोल्व करो, PV - PB बराबर क्या आ जाएगा? RT। तो PV की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT + PB। तो ये आना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो आपको अब पता चल गया उच्च दाब। उच्च दाब का मतलब होगा जब दाब ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा, दाब ज्यादा होगा तो पहली टर्म है
वो नेगलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम वाली टर्म नेगलेक्ट नहीं होगी क्योंकि आयतन का मान कम है। अब बात करेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगा दो स्टार, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार एग्जाम में आता है, कहीं ना कोई एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि किन दशाओं के अंतर्गत वंडरवाल वास्तविक गैस आदर्श गैस का आचरण करेगी। तो यदि आप पूरी डिटेल में जाओगे तो मैं वैसे सेम ऊपर वाले से बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ बताने की बजाय मैं आपको क्या है, हमारे जो लेक्चर है आपको वहां पे मैं करवा दूंगा सारे डिटेल में। अभी आप ये सीधा याद रखो कि यदि वंडरवाल गैस को अपने चेंज करना है आइडियल गैस में, वंडरवाल को चेंज कर ले किसमें, आइडियल यानी आदर्श में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो उसके लिए कंडीशन होती है उच्च ताप होना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए। उच्च ताप होना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन। अब हमारे को सर कैसे याद रखेंगे, तो देखो आदर्श गैस वो होती है जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो गैसेज एक दूसरे से दूर दूर चली जाएगी, तो गैसेज दूर चली जाएगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण बल नहीं होगा, यानी आदर्श गैस बन जाएगी। इसी प्रकार निम्न दाब होगा, जब दाब कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, मॉलिक्यूल जब दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल कम लगेगा, और यही कंडीशन होती है आइडियल गैस की। हम आइडियल गैस आदर्श गैस में ऐसा मानते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। तो आप वैसे भी लॉजिकल सोचोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सीधा सीधा सही चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद में आप ये भूलोगे नहीं। 11 नंबर देखो, उच्चतम क्रांतिक ताप वाली गैस है। तो देखो क्रांति टेम्परेचर क्या होता है, टीसी बराबर होता है 8A/27 RB। देखो मैंने अभी बताई ये टीसी सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी पर, ठीक है, जिसमें बी का मान क्या होता है, लगभग सभी गैस के लिए समान सा होता है, इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आता उसमें, लेकिन ए में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताई आपको HeH2, इसके अलावा जैसे N2 भी आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी O2, फिर आपने पता है CH4, फिर क्या आती है CO2, फिर क्या आती है NH3, फिर क्या आती है H2O। नीचे जाओगे आप तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो CO2 के लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यदि ए की वैल्यू ज्यादा है तो हमें पता है टीसी प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगी, A/B। बी तो सभी के लिए सेम सा है, तो यानी ए ज्यादा होगा तो टीसी क्रांति टेम्परेचर का मान भी ज्यादा होगा, तो ए किसके लिए ज्यादा है, CO2 गैस के लिए, तो क्रांतिक ताप किसका ज्यादा होगा, CO2 गैस का ज्यादा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 नंबर, O2 तथा H2 के घनत्व का अनुपात दिया हुआ है, इसकी CRMS की वैल्यू पूछी हुई है। देखो मैंने आपको बताया CRMS कितने नाम, 3 नाम, तो ऊपर कितना आएगा 3RT/M, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, PM/RT, तो आप ये लिख सकते हो कि RT/M, यानी यदि RT/M लिखेंगे हम तो देखो ये आ जाएगा P/D, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3P/D, ये CRMS की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो प्रेशर तो हमें कुछ दिया नहीं, हमें डेंसिटी का दिया हुआ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, CRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो C1/C2 बराबर क्या आ जाएगा, D2/T1। C1 हम O2 गैस के लिए मान रहे हैं, तो O2 गैस के लिए हम क्या है, CO2/CH2 बराबर, देखो D2 किसका आएगा, H2 गैस का, तो यह आएगा DH2/DO2। देखो हमें जो दिया हुआ है वो O2 और H2 का दिया हुआ है, यानी D/O2 कितना दिया हुआ है, 16/1। हमें क्या निकालना है, DH2, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो DH2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी DH2/DO2 क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, तो 1/16, और 1/16 का हमें पता है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। किसकी वेलोसिटी, CRMS ऑफ O2 बट्टा CRMS ऑफ H2 गैस का कितना जाएगा, 1/4, ठीक है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। एक एक कोष्टिका विमाई दी हुई है, अपने पूछा हुआ कौन सा क्रिस्टल हो सकता है,
तो आप इनके लिए एक ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक है? CTORMT और H, ये एक ट्रिक है। C से क्या होता है? क्यूबिक। T से क्या होता है? टेट्रागोनल। O से क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक। R से क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। M से क्या होता है? मोनोक्लिनिक। T से क्या होता है? ट्राइक्लिनिक। और H से क्या होता है? हेक्सागोनल। तो देखो ये जो पहला क्यूबिक है, क्यूबिक के लिए हम क्या करेंगे? ए बराबर बी बराबर सी होगा, और एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। इसमें क्या करेंगे हम? सिर्फ ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी एक एक में परिवर्तन करना है, लेकिन हमें बंद कोण में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये कोण समान रहेंगे, लेकिन भुजा दो समान होगी, एक चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार ओ ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या होता है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी दोनों भुजाएं या तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, लेकिन अभी भी एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। फिर किसका नंबर आता है? रोम्बोहेड्रल। अब देखो तीन हमने क्या देख ली? भुजा में परिवर्तन करके देख लिया। अब बात करें हम रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में वापस भुजा हम समान कर देंगे, तीनों की भुजा समान कर देंगे, और कोण भी समान करेंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं करेंगे। तो देखो हमने शुरू में तीन में क्या किया? भुजा में परिवर्तन किया, कोण समान रखा। चौथे में क्या किया? भुजा बराबर कर दी, कोण भी बराबर कर दिया, लेकिन 90 डिग्री नहीं किया। बाद में पांच क्या होता है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि भुजा मोनोक्लिनिक, अब एम बराबर यहाँ लिख लो आप, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एल्फा बराबर गामा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, और बीटा वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। और फिर आते हैं ट्राई क्लिनिक, जो कि सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल होता है, सबसे ज्यादा असममित होता है, वो होता है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक क्या होता है? ए बराबर नॉट इक्वल टू बी बराबर नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, और कोई भी एंगल समान नहीं होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? क्या? असममित है। फिर क्या होता है? हेक्सागोनल। एच क्या होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप जानती हो, हेक्सागोनल में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है, तीसरी अलग होती है। इसी प्रकार दो कोण बराबर होते हैं, एल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, और गामा बराबर 120 डिग्री। ये एक छोटी सी ट्रिक है। पसंद आई है तो आपको मैं एक पूरी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा इस ट्रिक के लिए, जो परमानेंट आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी। तो देखो अब हमें क्या पूछा हुआ? ए बराबर नॉट बराबर, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन तीनों बॉन्ड एंगल, तीनों कोण समान है। ऐसा कौन सा है? तो ये कौन सी कंडीशन है? 3 नंबर वाली कंडीशन है। देखो 3 नंबर कंडीशन में ये होता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन कोण बराबर होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होगा हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोला जाता है विषम लंबाक्स। क्या बोला जाता है? विषम लंबाक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। तो 13 नंबर ये आ गया। अब बात करेंगे 14 नंबर। क्वार्ट्ज निम्न का उदाहरण है। सीधे सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज किसका उदाहरण होता है? सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। फिर CaCl किस प्रकार का जालक है? देखो हम टाइप ऑफ जब क्रिस्टल की बात करते हैं, तो हम उसमें अन्य सील टाइप पढ़ाते हैं, आप CaCl टाइप पढ़ाते हैं, ZnS टाइप पढ़ाते हैं। उसमें एक आता है CaCl। तो CaCl में हम ये बात बोलते हैं कि ये BCC प्रकार का जालक होता है। BCC प्रकार का जालक है, तो हम क्या बोलते हैं? BCC। तो ये BCC होता है, और साथ में 8:8 इसका क्या होता है? समन्वय संख्या 8:8 होती है। तो CaCl किस प्रकार का जालक है? BCC प्रकार का जालक है। सीधा सीधा आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है। यदि आप एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। अब वापस देखो 16 नंबर। द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल यानी टेट्रागोनल के लिए सत्य कथन है। अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो आप, ये जो पहला है ये टेट्रागोनल को बताता है, ये जो टी है ये ट्राइक्लिनिक को बताता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्रागोनल, इसकी मैं अलग से ट्रिक लेके आ जाऊंगा। तो आप तो एक बार इसको समझने की कोशिश करो, परमानेंट आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। देखो CTORMTH, सिटी गाड़ी होती है अपने CT 100, सिटी और क्या? सिटी और मदर को बोलते हैं MTH। तो आप पहले तो ये ट्रिक याद रखो, सिटी और MTH। ठीक है। तो अलग अलग तोड़ दिया आपने। फिर
सी टी, सी को क्यूबिक, टी को क्या टेट्रागोनल, ओ को ऑर्थोरोम्बिक, आर को रोम्बोहेड्रल, एम को मोनोक्लिनिक, टी को ट्राइक्लिनिक और एच को हेक्सागोनल। ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता ही दिया कि कैसे निकालना है। तो हमें दूसरे की बात की है, दूसरे में क्या होते हैं, एंगल समान होगा लेकिन भुजा क्या होगी, एक भुजा अलग होगी। अब देखो एंगल सब में समान होना चाहिए, ये एंगल वाला ये कट जाएगा, ये वाला कट सकता है। अब देखो एंगल समान है, एंगल समान है, लेकिन इसमें तीनों भुजा अलग है, ये भी नहीं होगा। इसमें केवल दो भुजा समान है, हाँ ये बात सही है। तो 16 का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा बी। 17 नंबर, ठोस जालक से धनायन अपेक्षित स्थिति यानी पोजीशन को छोड़कर जालक के अंतराकोशीय स्थिति में चला जाता है, इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि को फ्रैंकल कहा जाता है। यहाँ पे शॉर्ट की देखो, दो प्रकार की त्रुटि है हमें। इसमें क्या होता है, फ्रैंकल, फ्रैंक होता है। फ्रैंक का मतलब आदमी बाहर चला जाता है, फ्रैंक करते करते आदमी क्या होता है, अपने स्थान छोड़ के और वो थोड़ा बहुत लोकेशन को चेंज कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, अपनी लोकेशन सिर्फ चेंज होती है इसमें। तो फ्रैंकल में क्या होता है, जालक के अंदर अंदर ही होती है, ये जालक के अंदर धनावेश या धनायन अपना स्थान परिवर्तित करता है। तो देखो ये रहेगा तो लेटिस के अंदर ही, लेटिस के अंदर रहेगा तो डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसमें डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं आता है। अच्छा उसके बाद शॉर्ट की, देखो शॉर्ट की यानी शॉर्ट मारो, शॉर्ट मार के इसको भगा दो, तो ये क्या होता है, जालक से बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जालक से बाहर चला जाता है, चालक से बाहर क्या चला जाता है, धनायन व ऋणायन एक साथ चले जाते हैं। इसमें धनायन प्लस ऋणायन दोनों चले जाते हैं जालक से बाहर। हमें पता है जालक से बाहर जाएंगे तो जालक में क्या होगा, भी जालक से बाहर ही चले गए, इसका मतलब जालक में द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो दो आपको परमानेंट याद होने चाहिए कि फ्रैंकल क्या होता है, फ्रैंक फ्रैंक करके सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है और रहेगा चालक के अंदर ही। जबकि शॉर्ट की में क्या होता है कि शॉर्ट मार के हम उसको बाहर भगा देते हैं, शॉर्ट मार के बाहर भगाएंगे तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि दो वजह से हम एक जालक के अंदर 100 पॉजिटिव और 100 रिनाइन नेगेटिव आवेश है, उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बाहर चला गया तो पीछे कितने बच गए, 99। तो 99 का ही द्रव्यमान होगा, इसकी वजह से जालक की डेंसिटी कम हो जाएगी, एक द्रव्यमान कम हो गया भाई, NaCl लगाए तो Na प्लस चला जाएगा बाहर और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। तो Na प्लस और Cl माइनस एक साथ जाने से उनके द्रव्यमान में कमी आएगी, उसकी वजह से घनत्व भी कम हो जाएगा। तो शॉर्ट मार के बाहर जाने से घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल में कोई भी घनत्व में कमी नहीं आती है। ठीक है, तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से आप तुरंत निकाल दोगे। अधोनीति में से कौन सा शॉर्ट की दोष होता है, तो देखो शॉर्ट की दोष, ZnCl शॉर्ट की दोष के लिए क्या होना चाहिए, शॉर्ट मार के जालक से बाहर जाना चाहिए। और ये जालक से शॉर्ट मार के बाहर कब जाएगा, इसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का साइज लगभग समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख दो कि साइज लगभग समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए, तभी ये बाहर जा सकता है। ठीक है, यदि आपके साइज समान नहीं है तो ये बाहर नहीं जाएगा। तो देखो सबसे पहले ZnCl, ये नहीं ZnCl नहीं NaCl है, NaCl है, इसका साइज लगभग कंपेरेबल है तो ये बाहर जाएगा। HgBr, हमें पता है HgBr के बारे में, HgBr क्या होता है, शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल दोनों इफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है। कौन, HgBr। पूछ सकता है RPSC भी, ऐसा कौन सा यौगिक है जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है, तो कौन सा आएगा, HgBr। और CaCl भी क्या दिखाएगा, शॉर्ट की इफेक्ट। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। तो ये सारे के सारे क्या दिखाएंगे, शॉर्ट की दोष दिखाएंगे। आगे देखो, प्रश्न तनाव व विस्कोसिटी श्यानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए प्रश्न तनाव क्या होता है। ये देखो लिक्विड है, इस लिक्विड के यहाँ पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पे अणु है, उसके द्वारा क्या हो, उसको क्या होगा, जो लिक्विड है अंदर वाला लिक्विड है ये अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर एक बल लगेगा नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव।
तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस पे जितने भी अणु होंगे, उसको नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता, श्यानता होता है गाढ़ापन एक तरीके से। इसको दूसरे अपने हिंदी में समझेंगे ढंग से समझने के लिए, क्या होता है गाढ़ापन। जैसे गाढ़ापन का मतलब कोई जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे एक पानी की बात करें और एक शहद की बात करें, तो शहद क्या होगा, शहद में गाढ़ापन ज्यादा है, शहद में गाढ़ापन ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है। तो श्यानता को आप सीधे सीधे याद रखा करो गाढ़ापन से। अब देखो, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यदि आपने टेम्परेचर यानी ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये लिक्विड जो पास पास के मॉलिक्यूल ये सारे दूर दूर चले जाएंगे। यदि ये दूर दूर चले जाएंगे तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनको ये आसानी से नीचे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि कब खींचेगी, जब मॉलिक्यूल सारे पास पास होंगे तो ये आसानी से नीचे खींचेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल में टेम्परेचर बढ़ा दिए जाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो जब अणु खुद ही दूर दूर चले जाएंगे तो ये सरफेस के अणु को अपनी तरफ कम खींचेंगे, कम खींचेंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो श्यानता होता है गाढ़ापन। हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल के अंदर बल है, जो फोर्स है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो फोर्स टूटेंगे, फोर्स टूटेंगे तो उसकी गाढ़ापन भी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड से वो किस में चला जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, यानी गाढ़ापन उसका कम हो रहा है, तो श्यानता भी कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से श्यानता भी कम होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ गई। तो दोनों क्या होगे, ताप बढ़ाने पे घटते हैं, यानी बी ऑप्शन आएगा। दोनों टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों की वैल्यू यानी पृष्ठ तनाव भी घटता है और श्यानता भी घटती है। अब बात करेंगे हम 20 नंबर की। 8/8 समन्वय क्रिस्टल का संकल किस में उपस्थित है। देखो 8/8 हमें पता है, अभी मैंने पीछे बताया था, 8/8 किसका होता है, CSCl का, जो कि क्या बनाता है, BCCB बनाता है। और 8/8 क्या होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 8/8 किसका होता है, CSCl का। तो सीधा सीधा नंबर, वन लाइनर क्वेश्चन है। यदि किसी को पता है तो उसके लिए तो बहुत इजी है, और यदि किसी को नहीं पता है तो वो अपना पूरा दिमाग खपा लेगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। और यदि आपको 6/6 का क्रिस्टल पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा, NaCl का। तो 6/6 NaCl का होता है, और 8/8 किसका होता है, CSCl का होता है। ये इसकी फुल वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, एग्जाम से पहले पहले आप उसको देखोगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही छोटे शॉर्ट टर्म में हम आपको पूरे डिटेल में ये चैप्टर बताएंगे, फिर आप ये क्वेश्चन सेकंडों में करोगे आप। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन हमारे जैसे कोई नई वीडियो आए आप सभी को हमारा नोटिफिकेशन पता चले। क्योंकि हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड आएंगे, यानी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। फालतू के हम वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए आप आसानी से, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप निश्चित होके बेल आइकन को दबा सकते हो। आपको काम के वीडियो मिलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगे, एग्जाम को क्रैक करने से रिलेटेड मिलेंगे। इसलिए आप अच्छा स्टडी मटेरियल चाह रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो आप अपने यूट्यूब चैनल को। अब बात करें हम 21 नंबर क्वेश्चन की। सोडियम धातु BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीय होता है। किनारे की लंबाई दे रखी है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या देखो BCC। अब BCC के लिए क्या कंडीशन है, BCC के लिए क्या कंडीशन होती है, √3a बराबर क्या होना चाहिए, 4r। ये मेरे हिसाब से पेन कम दिख रहा है तो पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। √3a बराबर 4r। अब देखो a की वैल्यू हमें दी हुई है, r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा, √3a/4। √3 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.29/4। जब आप इसको सोल्व करोगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 इंटू 4.29/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.86 एंगस्ट्रॉम। तो सीधा सीधा ए ऑप्शन आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये BCC के लिए होता है, बॉडी सेंटर, यानी जो बॉडी से निकलते हैं, यानी जो मध्य से निकल रहा है उसके लिए √3a/4r होता है। यदि FCC यानी फेस सेंटर से निकल, किनारे से निकाल रहे हो तो उसके लिए होता है √2a बराबर 4r। और यदि कोई सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, सीधा सीधा a बराबर 2r।
वैसे सीधे सीधे अपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो 22 नंबर, चतुष्फलकीय आकृति के सीमांत त्रिज्या का अनुपात है। अब देखो इसमें क्या होता है, इनको तो आप रट ही लो भाई साहब, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इजी इजी से क्वेश्चन है, तो इनको आप रट लो। क्या रटोगे कि 0 से यदि आर आर का मान 0.155 तक हो, फिर 0.155 से आर आर का मान 0.225 तक हो, फिर 0.225 से आर आर का मान 0.414 तक हो, फिर 0.414 से आर आर का मान 0.732 तक हो, फिर 0.732 से आर आर का मान 1 तक हो। जब 0.155 हो तो देखो बहुत सिंपल सी लाइन है, तो सिंपल से किसके लिए होता है, रेखीय के लिए होता है, तो लीनियर होता है ये। 0.225 0.115 से 0.225 ये त्रिकोणीय के लिए होता है, त्रिकोणीय के लिए। देखो चार चार किसके लिए आता है, चतुष्फल के, चतुष्फल में चार होता है ना, तो 0.225 से 0.414 ये चतुष्फलकीय के लिए होता है। फिर 0.414 से 0.732 चतुष्फलकीय से बड़ा हमें पता है कौन सा होता है, अष्टफलकीय होता है, तो ये अष्टफलकीय के लिए आ गया। और अष्टफलकीय से भी बड़ा कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं गमीय, क्यूबिक बोलते हैं। बस सीधा सीधा हमें किसके लिए पूछा, चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय के लिए 0.225 से 0.414 सीधा सीधा आंसर है। तो आप इनको तो रट ही लो। सबसे छोटा रेखीय है, तो रेखीय कितना होता है 0.155। फिर त्रिकोणीय 3 वाला तो लगभग यानी 3 के आसपास जाना चाहिए, तो 0.115 से 0.225। फिर चतुष्फलकीय यानी 4 वाला लगभग 4 के पास में जाना चाहिए। फिर अष्टफलकीय 8 के आसपास जाना चाहिए, तो 8 के आसपास देखो ये जा रहा है। फिर घनीय यानी 1 के आसपास जाना चाहिए, तो 1 के आसपास ये जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखने हैं। हमारे आरपीएससी में सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन आ गया वापस, जो मैंने लाइन बोली पीछे वो सेम की सेम क्वेश्चन के रूप में आ गए, और ऐसे ही आपको आरपीएससी के एग्जाम में दिखेगी, गारंटी देता हूँ इस बात की। 23 नंबर, कौन सा क्रिस्टल दोष से घनत्व को कम करता है। मैंने क्या बोला कि शॉर्ट की में शॉर्ट मार के हम बाहर भगाएंगे तो उसमें घनत्व कम हो जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, शॉर्ट की दोष। सीधा सीधा इसका आंसर है शॉर्ट की दोष। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप छोटी छोटी ट्रिक है ये आपको, ये वैसे ऐसे नॉर्मल। अब कहोगे गुरु जी शॉर्ट क्या मारे, कैसे मारे ये, लेकिन ये ट्रिक है। एक ऐसे शॉर्ट की यानी शॉर्ट मारो, शॉर्ट तो सब समझते ही होंगे, मेरे हिसाब से सब राजस्थान के हो, शॉर्ट तो जानते ही होंगे। शॉर्ट समझो, शॉर्ट को मतलब डंडो, हाँ उसको मारोगे आप तो चोर भग जाएगा घर से, तो इसका मतलब अनसीएल भी भग जाएगा वहां से, तो उसका जब भग जाएगा तो सीधी सी बात है उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। अब बात करेंगे 24 नंबर की। इनमें से कौन सा रासायनिक शोषण केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए सही नहीं है। ठीक है, देखो केमिकल, अब एक बात तो हमें पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन रासायनिक, रासायनिक से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होती है, अभिक्रिया होगी, इसमें अभिक्रिया होती है। अच्छा हमें ये पता है कि अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें सक्रियण ऊर्जा किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। फिर तीसरा, हर किसी के साथ में कोई तो रिएक्शन होती नहीं है, तो रिएक्शन एक पर्टिकुलर, जब आपस में पर्टिकुलर रिएक्टेंट मिलेंगे, जब अभिकारक एक जैसे मिलेंगे तभी तो रिएक्शन होती है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो विशिष्ट होनी चाहिए। ये क्या होती है, विशिष्ट होती है, विशिष्ट प्रकृति की होती है। फिर देखो हमें पता है कि केमिकल जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनेंगे तो ऊर्जा निकलेगी, तो अधिकतम ऊर्जा निकलेगी, तो इसके लिए उच्च ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, 5वां नंबर, अब हमें पता है, मैंने आपको आगे भी पढ़ाएंगे हम, जब भी ये से रिएक्शन होती है एड्जॉर्प्शन की, इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा आप एरिया बड़ा बड़ा करोगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये जो से रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को यहाँ एरिया बढ़ाने से, जब आप एरिया बढ़ाओगे तो इस रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, ये ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, तो इसके साथ में जो आने वाला रिएक्टेंट वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से, बढ़ाने से केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, बढ़ता है।
अब देखो 6 नंबर, जब हमें ये पता है कि जब एक बार रिएक्शन हो गई तो वो आसानी से टूटती नहीं है, तो यानी एक साइड में होगी वो, ये नहीं है कि कभी टूट गई कभी बन गई वापस रिएक्शन जुड़ गए आ गई, ये ऐसे नहीं चलेगा। यदि एक बार रिएक्टेंट रिएक्शन कर लिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर वो रिएक्टेंट में आना मुश्किल हो जाएगा। यानी जब एक बार अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, फिर उत्पाद को आसानी से हम अभिकारक में वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। तो अभिक्रिया क्या होगी, अनुत्क्रमणीय, यानी वापस नहीं आएगी, अनुत्क्रमणीय होगी। तो देखो ये हमारे केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए 5-6 टॉप पॉइंट है, ये अपनी याद भी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप समझ सकते हो, मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाई है वो समझ के बताई है। तो देखो ये अत्यधिक विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्राय उत्क्रमणीय होता है, नहीं नहीं नहीं, एक बार जब बॉन्ड बन जाएगा तो वापस इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये गलत है। तीसरा देखो, पृष्ठीय क्षेत्र के बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा देखो, एंथैल्पी उच्च होती है, बिल्कुल सही बात है, एंथैल्पी भी उच्च होती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम 25 नंबर, हेयर क्रीम। एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है हेयर क्रीम, यानी ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल है। हमें भी पता है कि हेयर क्रीम होती है वो बिल्कुल लिक्विड होती है, एक तरीके से तेल टाइप में, मान लो आप। तो बालों की क्रीम से आप तेल याद रखा करो। तेल क्या होता है, तेल में पानी प्लस तेल यानी मिक्स होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड होता है। और जब भी लिक्विड प्लस लिक्विड होगा तो उसका क्या एग्जाम्पल होता है, इमल्सन बोलते हैं उसको, इमल्सन, इमल्सन या फिर पायस बोलते हैं। ठीक है, तो इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन, इमल्सन बोलते हैं या फिर इसको पायस बोलते हैं। 26 यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, जो हमने केमिकल एड्जॉर्प्शन में पढ़े थे उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। भौतिक अवशोषण उत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल। जब हमें पता है कि केमिकल वाला क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, तो भौतिक वाला क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा, ये बात सही है। फिर केमिकल में हमें पता है केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, भौतिक में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है। तो जब भी बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ आकर्षण होता है, तो वहां पे कौन सा बल काम करता है, वंडरवाल बल काम करता है। जब भी बंद नहीं बनता, सिर्फ आकर्षण होता हो, तो वहां वंडरवाल बल काम करता है, तो ये बात भी सही है। फिर देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है, सीधा कांटेक्ट में आना, यानी ये एक तरीके से आप ये मान के चलो कि वो रिएक्शन नहीं हो रही, यानी अपने जो भी फर्श है उसके आपने ऊपर बोतल रख दी, तो क्या रिएक्शन हुई, नहीं हुई। सीधा टेबल के ऊपर आपने क्या रखा, बोतल को रख लिया, तो बोतल उसके कांटेक्ट में आ गई, तो इसको बोलते हैं भौतिक एड्जॉर्प्शन। यानी सीधा सीधा वो उससे रिएक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, उसके ऊपर आके बैठ रहा है, उसके लिए क्या स्ट्रेन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, नहीं। एड्जॉर्प्शन में कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी काम में नहीं लेते, एक्टिवेशन एनर्जी तभी काम में लेते हैं जब कोई बॉन्ड बनता है। तो ठीक, एड्जॉर्प्शन में कोई भी बंद नहीं बनता है, इसकी वजह से उसमें कोई भी हम संकीर्ण ऊर्जा को काम में नहीं लेते हैं, तो सीधा सीधा डी आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखो, अधिशोषण पर दाब बढ़ाने पर भौतिक अवशोषण दर बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जब भी दाब बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो उनके बीच में कांटेक्ट बढ़ेगा, तो भौतिक एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि संकीर्ण ऊर्जा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक कौन से वाले, भौतिक एड्जॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण में आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो 27 नंबर, फ्रेंडली अधिशोषण आइसोथर्म x/m बराबर के पी की पावर में 1/n। ठीक है, जब 1/n की वैल्यू 0 हो, जब 1/n के मान 0 हो, तो देखो सीधा सीधा करो, x/m बराबर के पी, 1/n का मान 0 आ गया तो के पी पावर 0, कोई किसी की पावर 0 होता है वो 1 हो जाएगी, यानी के आ जाएगा। तो क्या x/m इसी पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, के तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक नियतांक है। तो क्या ये प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखो तीसरा ऑप्शन पढ़ो आप, अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, ये दाब पर निर्भर नहीं करेगा। जब भी 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दाब पर निर्भर नहीं करेगा, सीधा सीधा आंसर है। मक्खन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले इसको अलग मानते थे, आरबीएससी बुक इसको अलग मानती है, एनसीईआरटी इसको अलग मानती है। जब भी हमें इस तरह से कंफ्यूजन हो, हम एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, हम एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड लेके चले। और एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है मक्खन के बारे में, मक्खन, एनसीईआरटी में मक्खन ये बोलता है कि लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है
और परिक्षिप्त अवस्था भी द्रव है। इन दोनों से लिक्विड प्लस लिक्विड से कौन सा कोलाइड बनता है? इमल्सन वाला बनता है, इमल्सन मिलता है। तो मक्खन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मक्खन क्या है? द्रव प्लस द्रव से बना हुआ है। तो मक्खन के लिए क्या होगा? द्रव प्लस द्रव से बना हुआ पदार्थ है मक्खन। हालांकि अपने को पता है कि ये कैसे लगता है, कि सॉलिड लगता है एक तरीके से। तो द्रव लिक्विड इन सॉलिड आना चाहिए। ये तो आरबीसी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? लिक्विड प्लस लिक्विड। तो हमें आंसर याद क्या रखना है? लिक्विड प्लस लिक्विड। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ऋणावेशित Sb2S3 सोल के स्कंदन हेतु विद्युत अपघट्यों में प्रभावी संकंदन पूछा हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें हार्डे सुल्ज नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? हार्डी सुल्ज का नियम लगेगा, हार्डी सुल्ज का नियम। बोलते हैं कि आवेश बढ़ाओगे, यदि आवेश बढ़ाओगे तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाएगी। आवेश बढ़ाने से स्पंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो देखो Sb2S3 ये क्या है? ऋणावेशित है। तो सीधी सी बात है भी, ऋणावेश है, इसके लिए हम पीपीटी बनानी। स्कंदन का मतलब पीपीटी, प्रिसिपिटेशन ऐसा करे कि वो नीचे जम जाए। तो ऋणावेशित को किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? धनावेश के साथ में करेंगे। तो यदि किसी का धनावेश का चार्ज ज्यादा है तो उसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा होगी। तो देखो पहले में धनावेश कौन सा है? Na+, दूसरे में देखो Ca2+, तीसरे में देखो एल्यूमिनियम। अब जब इसका चार्ज निकालोगे तो एल्यूमिनियम +3, फिर चौथे में देखो NH4+। ये हम धनावेश की बात कर रहे हैं ओनली। तो धनावेश पे चार्ज किस पे ज्यादा है? Al3+ पे। इसका चार्ज ज्यादा है तो इसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये थोड़ी सी मात्रा में भी आप मिलाओगे तो तुरंत क्या कर देगा? ये स्कंदन कर देगा, पीपीटी बना देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा Al2SO3। ठीक है, हमें जो भी चार्ज दिया, जो भी हमें सोल दिया, उसका अपोजिट चार्ज की बात करेंगे। Sb2S3 ऋणात्मक सोल है तो हम धनावेश की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम 30 नंबर क्वेश्चन की। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? देखो श्यानता गुणांक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए श्यानता गुणांक होता क्या है। एक बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं श्यानता गुणांक का भी। तो श्यानता गुणांक आपको ये पता होना चाहिए भी, श्यानता गुणांक क्या होता है? तो श्यानता गुणांक होता है बल यानी फोर्स अपॉन एरिया यानी क्षेत्रफल इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सीधा सीधा ये होता है। अच्छा, बल क्या होता है? बल को एफ में से देते हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को किससे करते हैं? वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, अब देखो हमें ऐसा इकाई पूछिए। फोर्स यानी बल की ऐसा इकाई होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी, वेलोसिटी हम किससे करते हैं? मीटर पर सेकंड से, और एक्स विस्थापन किससे बताते हैं? एम से बताते हैं, यानी मीटर से बताते हैं। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन, ये 1/s है, ये ऊपर चला जाएगा एस, तो न्यूटन सेकंड मीटर -2 आ जाएगा। ये देखो 1/n, ये ऊपर जाएगा तो मीटर -2 में आ जाएगा। तो न्यूटन सेकंड मीटर -2, तो न्यूटन सेकंड मीटर -2 यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हमारा कंटेंट आरपीएससी ओरिएंटेड है, आपको फालतू में हम इजी क्वेश्चन देके आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही करवा दे, एग्जाम में आप में क्वेश्चन ही सही ना हो, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम आपको एक स्टैंडर्ड का पेपर देंगे ताकि आप यहाँ गलती करो, लेकिन मेन एग्जाम में आप गलती मत करना। मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको वहां दिखेंगे तो वहां चमकोगे, यार ये एफसी के क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सर ने बताया था, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ करना है। तो वहां यदि अपने दिमाग चल गया तो अपने को मेन एग्जाम में दिमाग चलाना है। हमारा टारगेट ही एक है कि सिलेक्शन कैसे ले। तो साथियों टाइम कम बचा है, जो साथी सीरियस है, सेकंड ग्रेड का दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है, जो वास्तव में चाहता है कि मेरे कम सीटों में सिलेक्शन हो, तो उसको प्रभावी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और एक अच्छे वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए ताकि उसके आसपास के और भी क्वेश्चन उसके सही हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ, अपने साथियों को शेयर करो, ताकि आप अपसी टीम को जितना मजबूत करोगे आपको उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसी के साथ हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे इसके लिए, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम 31 से लेके 45 तक का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप सभी लोग हमारी को इतना प्यार दे रहे हो, टेलीग्राम से जुड़ो। हम आपके लिए सितंबर में बेहतरीन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, आप उनको सभी अपने साथियों के बारे में बताओ।
फिर हम जब अच्छी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, ऑनलाइन आप टेस्ट दोगे या ऑफलाइन दोगे, तो आपके बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी और वहां आपको लगेगा कि मेरे एक एक नंबर की वैल्यू कितनी है। यदि आपके एक नंबर ज्यादा होगा तो आपकी रैंक ऊपर आएगी, एक नंबर कम होगा तो आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी। तो एक एक नंबर का महत्व रहेगा। इसलिए साथियों ज्वाइन करो हमारी टेस्ट सीरीज को। धन्यवाद, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।